नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारत की राजव्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत की सीरीज हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी में, और इसमें हमने मित्रों चर्चा की अभी तक इस बुक के 16 लेसन्स, कितने 16 यानी 16 लेसन्स हम इस बुक के कंप्लीट कर चुके हैं। पिछला जो लेसन हमने कंप्लीट किया बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, इमरजेंसी प्रोविजंस से संबंधित, यानी आपातकालीन प्रावधानों की आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 की हमने डिटेल से मित्रों चर्चा की। ठीक है, आज फ्रेंड्स चर्चा करेंगे 17वें लेसन की, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अधिकतर एग्जाम जितने भी होते हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है उसमें प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार से डिटेल वाइज, जैसे हमने पिछले लेसन्स में डिटेल से चर्चा की, उसी प्रकार से डिटेल से इस टॉपिक की भी चर्चा करेंगे। जितने भी व्यूअर्स ने पिछले लेसन्स की वीडियो नहीं देखी है ज़रूर से मित्रों देख लीजिएगा। बहुत से एग्ज़ाम हैं जिसमें मैंने जो जितने भी टॉपिक्स अभी तक करवाए हैं, अधिकतर वो टॉपिक ऐसे हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, सीईटी जो होता है, ठीक है, अधिकतर राज्यों ने इसको लागू किया है। हाल ही में राजस्थान में भी सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें भी इस एम लक्ष्मीकांत की बुक के अधिकतर टॉपिक्स उसमें समाहित किए हुए हैं। और पिछले जितने भी मैंने 16 अभी तक लेसन्स कंप्लीट करवाए हैं, तो 16 लेसन्स में से जैसे इमरजेंसी प्रोविजन का हो गया, संविधान का टॉपिक हो गया, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, सभी मैंने आपको कंप्लीटली एक एक टॉपिक की डिटेल वाइज चर्चा करवा दी है, तो ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा। तो साथियों चर्चा स्टार्ट करें उससे पहले अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। ठीक है, तो साथियों चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है। ठीक है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है कौन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है मित्रों वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट की चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, अगला हमारा लेसन होगा वाइस प्रेसिडेंट का, उससे पहले राष्ट्रपति का चर्चा करते हैं। देखो क्या कहता है कि भारत के संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 से 78 तक, कौन से भाग में, संविधान के 5वें भाग में। संविधान का 5वां भाग किससे संबंधित है, संघ की सरकार से। ध्यान रखना, संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, और 5वां जो भाग है वो संघ की सरकार से संबंधित है। ठीक है, सारे भाग मैंने कंप्लीट करवा दिए थे जब संविधान से संबंधित इस बुक के, यानी एम लक्ष्मीकांत की बुक के जो शुरुआती चैप्टर थे जो कि संविधान से संबंधित थे, उसमें मैंने संविधान के भाग 22 पूरे करवा दिए थे। साथ ही 12 जो अनुसूचियाँ हैं वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी थी। तो वही कह रहे हैं कि भाग जो 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से 78 तक, कितने तक, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक, उसमें संघ की कार्यपालिका का हमने वर्णन किया है। कई बार मित्रों एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संघ की कार्यपालिका में निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल है या संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो आगे देखो उसी के बारे में कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। कौन कौन मित्रों, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट जो सेंट्रल कैबिनेट होती है, और महान्यायवादी यानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो संघ की कार्यपालिका उसमें शामिल होते हैं। यानी जो कार्यपालिका की हम बात करते हैं, ठीक है, उस कार्यपालिका में हम इनको शामिल करते हैं। पहला क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं। तो ध्यान रखना, ये 5 ऐसे चीज़ हैं जो संघ की कार्यपालिका में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। ठीक है, इसी की मैंने अभी शुरुआत में चर्चा की थी कि राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है, यानी राज्य मतलब पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन, भारत का प्रथम नागरिक हो गया राष्ट्रपति। और अगर स्टेट की हम बात करेंगे, राज्य में स्टेट की हम बात करेंगे तो वहाँ राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। ठीक है, और आगे ये कहता है कि राष्ट्र की एकता हो, अखंडता हो और सुदृढ़ता
इन सब का जो प्रतीक है, सिंबल जो है, वो हमारा राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआती हमने चर्चा की। आई होप कि यहाँ तक की बात अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पहला भाग 5 में राष्ट्रपति का हमने वर्णन किया है, यानी संघ की कार्यपालिका का हमने वर्णन किया और उसी में हम राष्ट्रपति को शामिल करते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक हमने संघ की कार्यपालिका के जो आर्टिकल्स हैं वो हमने संविधान में डाल रखे हैं। क्लियर। अब साथियों चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक है, इलेक्शन की चर्चा करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति का हमारे इंडिया में चुनाव भी हुआ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। ठीक है, तो आखिर जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है राष्ट्रपति की, उसकी चर्चा अब हम करते हैं। कैसे राष्ट्रपति को अगर चुना जाए तो कैसे चुना जाता है, उसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो, कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन जनता राष्ट्रपति का नहीं करती, यानी कि जैसे लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, उसका हम चुनाव करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो डायरेक्ट हम वोटिंग करते हैं, यानी 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, 18 साल का या 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति जो होता है वो वोटिंग राइट प्रदान करने के लिए योग्य हो जाता है, यानी वो वोट दे सकता है। और उसी के माध्यम से फिर लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि डायरेक्ट हम चुनाव करते हैं ना, तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव हो जाता है और उसके माध्यम से हम प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन आगे यहाँ पे कहते हैं कि राष्ट्रपति जो हम चुनाव करते हैं ना, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, यानी जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो उसमें हम भाग, यानी एक सामान्य व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है वो उसमें चुनाव में भाग नहीं लेता। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव में कभी भी चुनाव होता है तो आपने भी देखा होगा, अधिकतर आपने वोट भी किया होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोटिंग नहीं करते। उसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव उसमें नहीं होता। राष्ट्रपति में एक निर्वाचन मंडल जो होता है उसके सदस्यों के माध्यम से हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कौन कौन देखो उसमें शामिल होता है, ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पहली इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, ध्यान रखना, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, तो उसमें केवल और केवल चुने हुए, कौन, केवल और केवल चुने हुए सदस्य ही भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य यानी जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं ना, जैसे हम देखें तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं। ठीक है, तो नामांकित सदस्य होते हैं ना, वो इसमें शामिल नहीं होते, यानी केवल चुने हुए सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, पहली बात। और कौन कौन से, एक तो संसद के दोनों सदनों से, यानी लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है मित्रों जहाँ पे विधानसभाएं हैं, तो इस कारण से इन दोनों विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। यानी पहली इंपॉर्टेंट बात, बार बार मैं कह रहा हूँ, केवल चुने हुए सदस्य इसमें भाग लेंगे। जहाँ भी नामांकित या मनोनीत सदस्य आ जाए वहाँ पे सीधा सा उसको क्रॉस कर देना। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा है वहाँ पे, तो उसके भी चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आगे कहता है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, यानी नामांकित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। वही बात मैं कह रहा हूँ, सीधा सा बात यहाँ पे निकल करके आ रही है कि मनोनीत जो सदस्य होंगे, ठीक है, जिनको कि चाहे राज्यपाल मनोनीत कर दें या राष्ट्रपति मनोनीत कर दें, वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्लियर। तो साथियों, आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है मित्रों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों उसको शेयर करना है। चैनल को जरूर से मित्रों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से कर लेना, क्योंकि पूरी इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कि प्रावधान की डिटेल से मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, शायद इतना डिटेल से कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे मित्रों चर्चा करें
तो देखो आगे क्या बात बताई जाती है। आगे कहते हैं कि संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं में तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है मित्रों, सीधी सी बात, अब जैसे जब भी विधानसभा का चुनाव होता है या मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, तो जैसे चुनाव लोकसभा का मान लीजिए होता है तो उसमें हम वोट देने जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए वोटिंग मशीन है और वोटिंग मशीन में हमने एक वोट डाला तो हमारा कितना वोट काउंट हुआ? हमारा एक वोट काउंट होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान है आपको, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, यानी एक सामान्य सदस्य जो होता है 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, वो उसमें भाग नहीं लेता। तो उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हमने अभी चर्चा की कि लोकसभा के सदस्य, चाहे लोकसभा के सदस्य हों, यानी लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। तो एक तो हो गया संसद के सदस्य हो गए और एक विधानसभा के सदस्य, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मित्रों, इनका मत का मूल्य निकालते हैं। यानी एक विधायक जो होता है ना मित्रों, वो एक वोट देता है ना, तो उसका एक वोट नहीं गिना जाता, उसका विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है पूरी जनसंख्या जो होती है उसमें भाग दे करके। यानी उसका एक वोट जो होता है वो, यानी राज्य की जनसंख्या के वोट, राज्य की जनसंख्या जो होती है ना, जिस भी राज्य की पॉपुलेशन जो होती है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे किसी राज्य में एक वोट जो होता है ना मित्रों, वो 500 वोट के बराबर होता है, किसी राज्य में 400 के बराबर होता है, किसी में 200 के बराबर होता है। तो उसी को मैं कह रहा हूँ कि उसके मत का मूल्य हम निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं? ये कह रहे हैं कि एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या या राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, यानी हम एक विधायक का मत का मूल्य निकालेंगे कि एक विधायक जो ना, एक विधायक का वोट कितने लोगों के बराबर है। तो राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य की कुल जनसंख्या में हम उस राज्य की विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, यानी मान लीजिए राजस्थान का एग्जाम्पल ले लें, राज्य की राजस्थान में कुल जनसंख्या की हम बात करें तो 7 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, लगभग 7 करोड़ जनसंख्या है। और उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की हम चर्चा करें तो 200 सीटें हैं, ठीक है। तो 7 करोड़ में हम 200 का भाग देंगे और जितना भी आएगा ना मित्रों, वो एक विधायक का मत का मूल्य हो जाएगा। राजस्थान की विधानसभा में एक विधायक के मत का मूल्य हो गया, ठीक है। यानी सपोज करो 200 का हमने भाग दिया और 200 का हमने भाग देने पर मित्रों हमने क्या देखा कि लगभग और लगभग 350, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 350 मान लीजिए हमें मिलता है। तो एक विधायक जो है ना मित्रों, वो 350 लोगों के बराबर वोट रखता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे हम निकालते हैं विधायक का मत का मूल्य। उसी प्रकार से हम संसद के सदस्य का मत का मूल्य निकालते हैं। वो कैसे? सभी राज्य के विधायकों का मतों का हम मूल्य निकाल लेंगे। यानी जैसे मैंने एक स्टेट का बता दिया, एक विधायक के मत का मूल्य हम निकाल लेंगे इसका माध्यम से, एक स्टेट का हमने निकाल दिया। उसी प्रकार से सभी राज्यों के, भारत में 28 राज्य हैं, उनके सभी राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको रख देंगे, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य रख देंगे। यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, यानी 543 निर्वाचित सदस्य संसद के इतने ही होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। हालांकि अब इसके प्रावधान को हमने हटा दिया है, 2 सदस्यों का मनोनयन नहीं करेंगे अब। तो 543 का हम उसमें भाग दे देंगे और इस प्रकार से एक संसद के सदस्य का मत का मूल्य यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मत का हम मूल्य निकालते हैं, एक विधायक का और एक संसद के सदस्य का मत का मूल्य निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है मित्रों, आयोग की मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आया। नेक्स्ट कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। यानी क्या कह रहा है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? यही होता है जो मैंने आपको बताया ना कि विधायक का मत का मूल्य हम निकालेंगे, अनुपात हम उस पर बता रहे हैं। यानी एक विधायक कितने लोगों के बराबर वोटिंग का राइट रख रहा है, ठीक है। और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। और गुप्त मतदान, यानी गुप्त मतदान होता है वहाँ पे,
ठीक है, किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है, यानी कम से कम एक मिनिमम कितने वोट प्राप्त करने पड़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में किसी व्यक्ति को जीतने के लिए। ठीक है, यानी एक निश्चित भाग हमने बता दिया कि इतना आपको प्राप्त कर लोगे तो आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाओगे। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। यानी सीधी सी बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कितने मत वहाँ पे प्राप्त होंगे, कुल वैध मत कितने हैं। ठीक है, कुल वैध मत में हम 2 का भाग देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर इसको सोल्व करने के बाद इतने मत प्राप्त हो जाते हैं तो ये तो निश्चित मत है, यानी इतने मत तो आपको प्राप्त है, इतने वोट तो आपको प्राप्त करने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। यानी कुल वैध मत कितने हैं, कुल वैध मत उसमें 2 का भाग देंगे और उसमें +1 कर देंगे, इतना अगर किसी को वोट प्राप्त हो जाता है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। क्लियर। अब देखो आगे क्या कहता है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ऐसा एक मतपत्र होता है, यहाँ पे मित्रों नाम लिखे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य, निर्वाचक मंडल कौन सा, जो मैंने आपको भी बताया कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, यानी वो चुनाव में भाग लेते हैं। तो ऐसे प्रत्येक सदस्य को हम क्या देंगे, एक बैलेट पेपर दे देंगे, वहाँ पे नाम लिखे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 सदस्य हैं। अब क्या करेगा, कोई भी सदस्य है, मान लीजिए यहाँ पे इस व्यक्ति को वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। नहीं, जिस व्यक्ति को वो पहले जिताना चाहता है उसको वो 1 नंबर देगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे करके वो वरीयता देता है, यानी 1, 2, 3, 4 आदि अंकित कर देता है। ठीक है, जितने भी लोग होंगे, यानी मान लीजिए 10 लोग हैं तो 10 तक वो वरीयता देगा। ठीक है, ये उसको काम करना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और उसका फैसला भी अंतिम होता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और कोई भी मान लीजिए कोई भी मामला उठ गया, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, उसका डिसीजन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। यानी उस मामले को कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, और उसका फैसला भी कौन अंतिम होगा उसका, यानी उसने जो भी फैसला दे दिया राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित वो फैसला उसका अंतिम होगा। क्लियर। आगे कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा वे प्रभावी बने रहेंगे। यानी सीधी सी बात यह क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। ठीक है, बाद में कोई मामला उठा कि राष्ट्रपति का चुनाव तो सही तरीके से नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जांच किया, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वास्तव में राष्ट्रपति जो चुना गया था वो गलत तरीके से चुना गया था, तो उसने मान लीजिए उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की थी उसको भी अवैध कर दिया। ठीक है, और उसी परिस्थिति में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति जो है चुन लिया गया था, नहीं राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 माह बीत चुका था। तो 2 माह में मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई भी निर्णय लिया, कोई भी राष्ट्रपति ने, यानी 2 माह में चुने जाने से 2 माह तक उसने जो भी काम किया, ठीक है, वो सारे काम लीगल बने रहेंगे। यानी जैसे उसके चुनाव को हमने वैध, यानी उसके चुनाव को हमने इलीगल दे दिया, अवैध करार हमने दे दिया, उसकी नियुक्ति को हमने अवैध घोषित कर दिया, लेकिन उसके काम जो होंगे ना मित्रों, जो भी उसने 2 माह की अवधि में काम किए हैं वो काम अवैध नहीं माने जाएंगे। यानी वो काम जो भी किए हैं वो प्रभावी बने रहेंगे, वो काम अवैध नहीं होंगे, केवल उसकी नियुक्ति और उसका कार्यकाल, यानी उसकी नियुक्ति जो होगी वो अवैध होगी। ठीक है, तो ये मित्रों हमने चर्चा की कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, उसकी मैंने आपको बताया। वरीयता क्रम भी मैंने आपको बताया कि वरीयता चुनाव जब होता है तो वरीयता उसमें दे दी जाती है, 1, 2, 3, 4 उसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे मित्रों कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या उस व्यक्ति के पास योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनेगा तो वो उसको क्या शपथ लेनी पड़ेगी, उसकी हम चर्चा करेंगे।
पहली बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हता यानी योग्यताओं की चर्चा कर रहे हैं। पहली क्या कहता है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा कि 35 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की वो आयु प्राप्त कर लेगा। तीसरा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी उसके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बन सके। ठीक है, यानी भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, और साथ ही वह कहता है कि वह संघ की सरकार में या किसी भी राज्य सरकार में या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। यानी एक तो नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 साल की आयु उसकी हो जानी चाहिए, ऐसी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बन सके, और चौथा कि वह लाभ के पद पर न हो। ठीक है, आगे कहता है कि एक वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल या संघ या राज्य का राज्य मंत्री लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह उम्मीदवार यानी योग्य उम्मीदवार होता है। क्लियर? तो ये मैंने योग्यताओं की चर्चा की। मित्रों, डिटेल से मैं एक प्रावधान की चर्चा कर रहा हूँ, और मित्रों एक विश्वास करना कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वीडियो को मत देखना। आप मैं कह रहा हूँ कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देखिए इसको, अपने नोट्स बनाइए इसको देख करके। कहीं भी दिक्कत आती है तो उसको पुनः वीडियो को रिवाइज करके सुन लीजिए। कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन निकलने की आपकी संभावना नहीं रहेगी। सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी लेक्चर से आएंगे। ठीक है, इस बात की आप विश्वास करना। आगे कहते हैं इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह उसकी राशि जब्त हो जाती है। यानी अब क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी व्यक्ति को मान लीजिए खड़ा होना है, नामांकन उसको फॉर्म उसको भरना है, तो पहली चीज़ तो उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए। क्या 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो प्रस्ताव लेकर के आए कि हाँ इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किया जाता है। साथ ही 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो अनुमोदक होने चाहिए, जो उस प्रस्ताव का जो हम लेकर के आए हैं चुनाव में खड़ा उसको करने के लिए, तो 50 ही उसके पास अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। चुनाव लड़ेगा तो 15,000 रुपये की उसको जमानत राशि जमा करानी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और मान लीजिए चुनाव संपन्न हुए, 1/6 1/6 भाग उसको प्राप्त नहीं हुए कुल मतों के, कुल वोटों के, तो उसकी जो जमानत राशि है ना 15,000 रुपये वो जब्त हो जाएगी। यानी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है, और 1/6 से ज़्यादा उसको वोट प्राप्त हो गए, तो ये 15,000 रुपये जो जमा हुए थे ना RBI में, वो उसको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, अगर वो ये मत प्राप्त कर लेता है या इससे ज़्यादा वोट अगर वो प्राप्त कर लेता है तो 15,000 रुपये की उसको राशि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वो इतने वोट प्राप्त नहीं करता तो ये उसकी राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको मित्रों चर्चा की योग्यताओं की। ठीक है, आई होप कि मित्रों यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आई है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के योग्य यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वो जीत गया, अब उसको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ में वो क्या बोलेगा उसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति अपनी शपथ में ये बोलता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। पहली बात क्या बोलेगा, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का जो पद है मेरा उसका मैं कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा और प्रतिरक्षण करूंगा, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। 3 बातें ये बोलता है राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी राष्ट्रपति जो पद की शपथ लेता है वो ये 3 बातें बोलता है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको शपथ दिलाएगा। अगर मान लीजिए वो अनुपस्थित हैं तो उसकी उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा मित्रों, वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। यानी कोई भी व्यक्ति मान लीजिए राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करेगा ना,
तो उसको यही शपथ लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो साथियों, यहाँ तक की बात आई होप की क्लियरली आपको समझ आई। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कौन कौन सी होगी। ठीक है, उसकी चर्चा करें। पहली बात, संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्न शर्तें निर्धारित की गई है। कौन कौन सी निर्धारित की गई है? वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी ऐसा कहता है ये कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है ना, तो उसको, यानी कोई भी मान लीजिए लोकसभा का सदस्य है या राज्य की विधानसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य है और वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है ना, तो राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले उसको उस पद को छोड़ना पड़ेगा, यानी उसके उस पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। पहली बात तो ये कही। दूसरी बात कहता है कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के बाद वो अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना किराया चुकाए राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। साथ ही संसद के द्वारा जितने भी उपलब्धियां होगी, भत्ते होंगे, विशेष अधिकार होंगे, वो उसको दिए जाएंगे। साथ ही उसकी भत्ते और उसकी जो उपलब्धियां हैं उसके पदावधि के दौरान, उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 1.50 लाख प्रतिमाह से बढ़ाकर के 5.8 लाख प्रतिमाह कर दिया। यानी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5.8 लाख रुपए है पर मंथ। ठीक है। पेंशन उसकी कितनी होती है? अंतिम माह के जो वेतन होता है ना, यानी राष्ट्रपति की पेंशन, उसकी माह का वेतन, ये जो वेतन है उसकी वेतन की 50% यानी करीब करीब 2.5 लाख के बराबर उसको पेंशन दी जाएगी उसके कार्यकाल के बाद। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को जो है सुसज्जित आवास मिलता है, फ़ोन की सुविधा में उनको देते हैं, कार दी जाती है, चिकित्सा सुविधा, यात्रा की सुविधा, सचिवालय का जो स्टाफ होता है। साथ ही मित्रों 1,00,000 प्रतिवर्ष एक कार्यालय खर्च भी मिलता है। यानी कितनी सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती है, इसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट कहते हैं कि राष्ट्रपति के निधन के बाद उनके पति या पत्नी को परिवार की पेंशन मिलती है, जो राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधी होती है। यानी राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? 5.8 लाख। पेंशन कितनी मिलती है? 2.5 लाख। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति कोई महिला या पुरुष उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को पेंशन मिलेगी 2.5 लाख का आधा कर लीजिए। ठीक है, यानी करीब करीब 1.25 लाख उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। साथ ही अन्य सुविधाएं भी उसके परिवार के सदस्यों को मिलती है। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी मिलते हैं। कौन कौन से? अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। यानी राष्ट्रपति जिस समय अपने पद पर आसीन है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो उस समय कोई भी आपराधिक मुकदमा हम उसके खिलाफ दर्ज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कर्तव्य से भी उसको उन्मुक्ति में नहीं, उसको स्वतंत्रता होती है। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 माह की नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर किसी निजी कर्तव्य के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। यानी ना तो हम उसको गिरफ्तार कर सकते, ना ही आपराधिक कोई मामला उसके खिलाफ हम उठा सकते हैं, ना ही हम उसको जेल भेज सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 2 माह का पहले हमें उसको नोटिस देना पड़ेगा और उसके बाद हम कोई मामला, कोई भी केस अगर हम उसके खिलाफ चलाना चाहते हैं तो पहले 2 माह पहले हम उसको नोटिस दो और फिर जाकर के हम उसके खिलाफ केस चलाएंगे। ठीक है। तो साथियों, ये हमने आज चर्चा की, बहुत सी बातें हमने चर्चा कर ली है। साथ ही किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आती है तो ज़रूर से उसको पुनः सुन लीजिएगा, पुनः आपको इसको रिवाइज करना है, सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। तो साथियों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों को शेयर करना और चैनल को ज़रूर से मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो साथियों, आज के लिए यहीं स्टॉप रखते हैं। आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे पदावधि की, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, 5 परिस्थितियों की चर्चा करेंगे कि उन 5 परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो सकता है। डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंप्लीट भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति के पार्ट 2 के पश्चात।
तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।